हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे लास्ट 7 लेक्चर से चलता आ रहा है और आज इसका लास्ट लेक्चर रहेगा बच्चों, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो आज तक हम लोगों ने देखा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे यूटिलाइज कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, वो हमें नहीं पता। तो ये फिनोमिनन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। पार्ट 8 हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का आज देखने वाले हैं, जो कि आज का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, सब लोग हेडफोन लगा के बैठेंगे, नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे, टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे। क्या सभी पार्ट्स मैंने कवर किए हैं? ज़रा मुझे कमेंट करेंगे। सब कुछ मैंने वैसे लिया ही है, डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, और इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, आपका सिलेबस ज़रूर कवर करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 8। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें मैं नोट्स अपलोड करने वाली हूँ, इसका काम चल रहा है, तो जैसे ही काम खत्म होगा इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे। वैसे मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द एम्पियर्स लॉ। तो बच्चों, एम्पियर्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने गॉस लॉ स्टडी किया था, आपको पता होगा। गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? जो गॉस लॉ होता है वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। जैसे कि कूलम्ब फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ ने दिया था, वैसे गॉस ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था जिसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे, जो कि एक क्लोज सरफेस के लिए था। तो याद होगा आपको, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, ये किसने दिया था? गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ कहाँ पे दिया था? उन्होंने ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सिंपल सा लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर्स ने एक सिंपल सा लॉ दिया था, जिसका यूज करके हम लोग आसानी से नंबर ऑफ कंडक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कि बायोट-सैवर्ट ने भी दिया था वो लॉ, लेकिन बायोट-सैवर्ट ने एक एलिमेंटल पार्टिकल के लिए वो लॉ दिया था। एम्पियर्स ने एक कंडक्टर के लिए, कंडक्टर की वजह से, एक नहीं बहुत सारे कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो जैसे कि यहाँ पे Q क्या है बच्चों? चार्ज है, एंड एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा, इसको हमने कहा था दिस इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे ही म्यू नॉट यहाँ पे कौन होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस पास करने के लिए किसी भी मीडियम की परमिशन लेना जरूरी है, उसी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी होती है, वैसे मैग्नेटिज्म में क्या होता है? म्यू नॉट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। क्या कहा जाता है इसको? एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। ओके, इन फ्री स्पेस। तो बच्चों, चलते हैं आज के लॉ की तरफ, जो कि है एम्पियर्स ने क्या कहा था, उस लॉ को जान लेते हैं। इसको मैं रफ करने जा रही, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि जैसा एम्पियर्स लॉ है वैसा ही क्या है? गॉस लॉ है, या फिर जैसा गॉस लॉ है वैसा ही क्या है? एम्पियर्स लॉ है। ओके, तो देखो बच्चों, एम्पियर ने क्या कहा था? मान लो यहाँ पे हमने बहुत सारे कंडक्टर्स लिए, मान लो यहाँ पे कंडक्टर्स मैंने लिए, कुछ कंडक्टर्स लिए जिनका करंट इनसाइड द प्लेन जा रहा है, इनसाइड द प्लेन मतलब अंदर जा रहा है, और कुछ कंडक्टर्स मैंने ऐसे लिए जिनका करंट बाहर आ रहा है,
मान लो एक कंडक्टर मैंने लिया जिसका क्रॉस के लिए मैंने क्या बताया है बच्चों, क्रॉस के लिए होता है इनवर्ड, डॉट के लिए होता है आउटवर्ड। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया जिसमें से I1 जितना करंट पास हो रहा है जो कि इनसाइड द प्लेन, अंदर उसका करंट जा रहा है, ठीक है। और एक लिया मैंने दूसरा, वहीं पे एक कंडक्टर लिया जिसको I2 हम लोग नाम देंगे। अगर मैंने डॉट डिनोट किया है तो उसको हम बोलेंगे आउटसाइड द प्लेन। बच्चों क्रॉस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, इनसाइड द जाने वाला करंट हमें कैसे दिखेगा, ऐसे। तो इसी को मैं क्रॉस, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये क्रॉस के जैसा दिखता है, इसलिए क्रॉस को हम लोग इनवर्ड बोलते हैं। और हमारी तरफ आने वाला करंट, मतलब ऐसे बाहर की तरफ आने वाला करंट, इसका बस हमें डॉट दिखेगा, इसलिए हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर्स लिए, दो लिए, तीन लिए, मान लो कितने भी कंडक्टर्स ले लो। एक कंडक्टर और एक लिया, मान लो इसका भी मैं क्रॉस ही देती हूँ, इनवर्ड, इसको मैं नाम दे देती हूँ I3, ओके। तो मान लो इसे नंबर ऑफ कंडक्टर्स लिए एक जगह पे, I1, I2, I3, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स हमने लिए। अब हमें इन कंडक्टर्स की वजह, ऑब्वियसली इसमें से करंट पास हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मान लो इन कंडक्टर्स का यूज करके इसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको पूछा कि बच्चों चलो बताओ इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मुझे बताओ। तो जैसे कि आपको याद होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था कि जैसे कि हम लोग गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप निकालेंगे। तो एम्पियर्स ने क्या कहा कि आप क्या करो, जो P पॉइंट है इस P पॉइंट को कट करता हुआ एक एम्पियर्स लूप ले लो, ऐसा। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं एम्पेरियन सरफेस। क्या कहेंगे इसको, एम्पेरियन सरफेस। तो उसने कहा कि उस पॉइंट को कट करता हुआ एक लूप ड्रॉ करो, ठीक है। और इस लूप के यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, देखो। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एक तो इनसाइड करंट है, आउटसाइड करंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, है ना। तो मैंने राइट हैंड थंब रूल लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में हम थंब डिनोट करेंगे, और जहाँ हमारे कर्ल फिंगर्स जाएंगे वहां पे हम लोग लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो मान लो यहाँ I1 की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। I1 कहाँ जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में, तो यहाँ कर्ल फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। मतलब इस P पॉइंट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इन सब की मान लो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में रहेगी और बाहर आने वाले करंट की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट रहेगी, ये मान के चलना है, ठीक है। बराबर मान के नहीं है ही, अलोंग द टेंजेंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एम्पियर ने कहा कि आप क्या करो, यहाँ पे एक लूप बना लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लो, उसी मैग्नेटिक फील्ड के वहां पे एक एलिमेंट ले लो, छोटा सा एलिमेंट, जिसको हम नाम देंगे DL बार, ओके। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में है। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट के वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए इसको हम नाम देते हैं B बार। तो एम्पियर ने हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, उसने कहा कि आप क्या करो, ये लूप ड्रॉ कर लो, इस लूप को कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, है ना, आप लोग अपना राइट हैंड थंब घुमाना है। कैसे, देखो, मान लो मैंने ये लूप ड्रॉ किया और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, राइट हैंड लो, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वैसे ही करना है एक्चुअली। राइट हैंड लो, वहां पे फिंगर्स को कर्ल करो, कहाँ, जिस डायरेक्शन में आप लूप ट्रेस, आप अपने हिसाब से ट्रेस करो बच्चों, आप इस डायरेक्शन से ट्रेस करो या इस डायरेक्शन से ट्रेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन से ट्रेस किया, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन से हम लोग ट्रेस करें उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और जहां हमारा थंब जाएगा उस डायरेक्शन में जाने वाला करंट हम लोग पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला करंट हम लोग निगेटिव लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, मैंने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल करने के बाद थंब मेरा इनसाइड जा रहा है, मतलब इनवर्ड करंट पॉजिटिव रहेगा और उसका अपोजिट क्या रहेगा, निगेटिव। तो इनवर्ड यहाँ कौन कौन है, I1,
तो I1 क्या होगा बच्चों, I1 होगा पॉजिटिव। सिमिलरली I3 भी इनवर्ड है, तो हमारे लूप के हिसाब से I3 भी रहेगा पॉजिटिव और उसका अपोजिट क्या है I2, वो रहेगा निगेटिव। ये होगी बात, मतलब पॉजिटिव निगेटिव करंट किसको लेना है ये समझ में आ गया। अब एम्पियर्स ने क्या कहा था कि ये जो पॉजिटिव निगेटिव करंट है इसकी सम करनी है, यही हमारा इनसाइड करंट रहेगा। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल आई इनसाइड कितना है, आई इनसाइड मतलब क्या बच्चों, ये जो लूप हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर कितना करंट है, आई इनसाइड कितना है। तो आई इनसाइड कितना है, इन सब की एडिशन करो, जिसको पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव देना है, जिसको निगेटिव उसको निगेटिव। तो यहाँ आई इनसाइड टोटल कितना है, प्लस I1 प्लस I3 माइनस I2। इन सबको मैंने ऐड किया तो ये मुझे क्या मिला, आई इनसाइड। तो एम्पियर ने क्या कहा था, अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉइंट का जो DL बार है वो कितना रहेगा। देखो तो आप क्या करो, ये पूरे लूप का इंटीग्रेशन ले लो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B बार डॉट DL बार इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड। ये किसने कहा था, ये कहा था एम्पियर्स ने, और इसी को कहा जाता है एम्पियर्स लॉ। मतलब पहले मैंने इसके लिए निकाला, इसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, B बार डॉट DL बार रहेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ये सबको हमने ऐड किया म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है, आई इनसाइड। तो ये सबके एलिमेंट जितने भी हैं इन सबको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, और इसी को हमने कहा एम्पियर्स लॉ। क्या क्या समझ में आया बच्चों, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को लगा के एक लूप ड्रॉ करो, उस लूप को ट्रेस करना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में आप लूप ट्रेस करें उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल होंगे, जहां थंब जाएगा वो पॉजिटिव, उसका अपोजिट रहेगा निगेटिव। ओके, चलो इसी का एग्जांपल लेके मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब इसी को यूज करके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल मतलब जस्ट पॉजिटिव और निगेटिव हमें यहाँ पे लिखना है बस, फिर एग्जांपल जब सॉल्व करने की बारी आएगी तब करेंगे ही। देखो मान लो मैंने आपको एक लूप दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ कंडक्टर्स दिए, I1 मान लो I1 मैंने दिया क्रॉस, I2 मैंने दिया डॉट, I3 मैंने दिया क्रॉस, I4 मैंने आउटसाइड दिया है, I5 भी मैंने, ये डॉट है मान लो, I5 भी मैंने आउटसाइड दिया है, ये क्रॉस है मान लो, ओके। और मैंने बोला कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ B बार डॉट DL बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बच्चों यहाँ इनसाइड कौन कौन है, इनसाइड कौन कौन है, I1 I3 I4, यहाँ I1 I3 I2, यहाँ I4 एंड I5 दोनों आउटसाइड है, तो ये हमारे लूप के अंदर नहीं आएंगे। तो इनको हम कैसे करेंगे, मान लो मैंने इस बार करंट इस डायरेक्शन में ट्रेस किया, मतलब लूप को इस डायरेक्शन में ट्रेस किया, तो अभी राइट हैंड लो, राइट हैंड कर्ल फिंगर्स करो, कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, तो यहाँ I1 रहेगा निगेटिव क्योंकि वो इनवर्ड जा रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ B बार डॉट DL बार इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I1 इस बार निगेटिव रहेगा क्योंकि मैंने लूप को अपोजिट ट्रेस किया है, देन माइनस I1 निगेटिव I2 पॉजिटिव प्लस I2 पॉजिटिव माइनस I3 निगेटिव। बच्चों इनकी वजह से हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, जो आउटसाइड है उनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं लेने वाले, जो एम्पेरियन लूप के अंदर है उसको ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लिखेंगे। बच्चों अभी देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो देखो स्टेटमेंट आएगा इसका, स्टेटमेंट ये क्या है, लाइन इंटीग्रल। देखो एक एक फॉर्मूले का लर्न करके, फॉर्मूला लर्न कर लो, उसके ऊपर से ही स्टेटमेंट लिख दो। ये है लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन DL बार, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है, आई इनसाइड। ओके, एक सेकेंड है बच्चों, ऐसे ऑन करती हूँ। देखो, द लाइन इंटीग्रल of any element of a closed path in a free space is equal to एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट inside the closed path, ओके। चाहे तो आप लोग ये डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज I1 डॉट है, ये डॉट है मान लो, I2 क्रॉस है, I3 क्रॉस है, और यहाँ पे लूप हम ऐसे ट्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स, ऐसे लूप ट्रेस करें तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव रहेगी, मतलब I1 प्लस माइनस I2 माइनस I3। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है बच्चों, ऐसे एम्पियर्स लॉ लिखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद इसका यूज़ करके हम लोग अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करनी है वो देखने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। इसका सबसे पहला यूज़ है जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, सभी यूजेस हम लोग देखने वाले हैं। मान लो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ का। तो सबसे पहला यूज़ क्या है इसका, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ये सबसे पहला यूज है। कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ऐसा कंडक्टर है, अभी अभी हमने देखा इस कंडक्टर में करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको बोला गया इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अभी निकालने वाले ही है, ओके, एम्पियर लॉ का यूज करके। सिमिलरली सेकेंड यूज क्या है इसका, इट इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड along the axis inside the सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड, सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों अभी आज हम देखने वाले, लास्ट तक लेक्चर जरूर देखें। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड along the axis inside the toroid, तो इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे
एम्पियर्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं ये पहला यूज़ के कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पहला पॉइंट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने लिया है एंड उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें निकालना है। तो एम्पियर्स ने क्या कहा है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको कट करते हुए एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करो। तो ये एम्पेरियन लूप हमने उस पॉइंट को कट करते हुए ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर, इस एम्पेरियन लूप के अंदर एक ही स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, वहाँ पे बहुत सारे थे तो हमने सबको ऐड किया था। यहाँ पे एक ही स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, कौन सा, I। तो एक ही करंट आना चाहिए, म्यू नॉट I हमारा आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं आता है कि नहीं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट, consider a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor I as shown in figure, ओके। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बी बार एंड डी एल बार देखो, यहाँ पे हमने जो डी एल बार लिया है उसकी डायरेक्शन ये ली क्योंकि ऐसे लूप ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, और डी एल बार की डायरेक्शन ये है। और बच्चों बी बार की डायरेक्शन क्या रहेगी, देखो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, और कर्ल फिंगर्स कहाँ जाएंगे, दिस डायरेक्शन। तो कर्ल फिंगर्स दिस डायरेक्शन मतलब बी बार भी इसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में डी एल बार है। बी बार एंड डी एल बार, B bar and DL bar are along the same line, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे, B bar डॉट DL बार इज इक्वल टू क्या होता है, BDL cos थीटा। अब ये दोनों अगर सेम लाइन है तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, एंड cos 0 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो यहाँ B बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, BDL। ठीक है बच्चों, अभी इस DL को मुझे कैलकुलेट करना है। तो DL को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, देखो दो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो आपको याद होगा हमने 11th स्टैंडर्ड में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक प्लेन एंगल स्टडी किया था। आपको याद होगा कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो वही मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, प्लेन एंगल जिसको हमने डी थीटा के नाम से डिनोट किया था। मतलब ये एंगल देखो यहाँ पे, ये जो है ना ये एंगल कितना है हमारा, डी थीटा। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क ही हमारा डी एल है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है, डी एल, और रेडियस कितना है, आर। तो डी एल इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, आर डी थीटा। तो हमारा फॉर्मूला इस केस में बन जाता है बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या बनता है, बी डी एल की जगह पे मैं लिखती हूँ आर डी थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कुछ तो भी, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको याद होगा कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कितनी होती है, बी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, चाहे इसको थर्ड पॉइंट दे दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज कितना होता है, V इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस वैल्यू को हम लोग इसके अंदर पुट कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड
टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन लो क्योंकि क्लोज पाथ है, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों कहाँ से कहाँ तक सोचो, 0 से स्टार्ट किया और पूरा सर्कल मतलब 2 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई तक उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 2 पाई बी आर डी थीटा, राइट, बी को पुट कर दो, बी कितना है यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ओके, और ये आर डी थीटा यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब देखो ये आर से आर यहाँ कट हो गया है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ कितना आना चाहिए, म्यू नॉट आई आना चाहिए, देखते हैं, म्यू नॉट आई, इसको बाहर निकालो, 2 पाई को भी बाहर निकालो कांस्टेंट टर्म से, तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई को मैंने बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे बस रहेगा डी थीटा 0 to 2 पाई, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, तो बच्चों यहाँ अगर मैं थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करती हूँ तो एक 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, तो इसका आंसर मुझे मिलता है 2 पाई। इंटीग्रेशन अगर आपको सॉल्व करते आता है तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता तो डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, तो ये 2 पाई एंड ये 2 पाई बच्चों कैंसिल, बस लास्ट का आंसर याद रखो, मुझे म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट आई चाहिए ना, तो कट कुट होना ही चाहिए, तो इसका आंसर 2 पाई आने वाला है, अगर नहीं आता तो डायरेक्ट 2 पाई लिख दो, कोई बात नहीं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार हमें कितना मिला, दैट इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट इंटू आई, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमें आंसर मिलता है। आया समझ में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो इसका, लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलो एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बना लो और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स का यूज करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं, है ना। देखो अभी यहाँ पे है ना एनालॉगस लॉ कौन से मैं आपको बताती हूँ, देखो जो हमारा बायोट सैवर्ट लॉ है वो किसको एनालॉगस है, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसको एनालॉगस है, जो हमारा बायोट सैवर्ट लॉ है, जो हमने देखा लाइन इंटीग्रल स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं हम लोग, बायोट सैवर्ट लॉ is analogous to the Coulomb's law, analogous to the Coulomb's law, and second अभी जो हमने देखा कौन सा, एम्पियर्स लॉ, ये किसको एनालॉगस है, एम्पियर्स लॉ is analogous to the गॉस लॉ, गॉस लॉ को एनालॉगस है ये, आया समझ में, गॉस का स्पेलिंग करेक्ट है बच्चों, यस करेक्ट है, एम्पियर्स का भी करेक्ट है ना, बस यहाँ पे ऐसे एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी का यूज करके मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा सेकेंड सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले सोलेनॉइड क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए, तो चलते हैं सोलेनॉइड की तरफ। तो बच्चों अगर आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, इसको कहा जाता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब क्या, एक कॉपर की वायर है और उस कॉपर की वायर को नंबर ऑफ टर्न्स में वाउंड किया है, नंबर ऑफ टर्न्स में वाउंड किया है किसके अराउंड, एक इंसुलेटेड रॉड के अराउंड, मतलब नॉन कंडक्टिंग रॉड हम लोग उसको बोल सकते हैं। एक कॉपर वायर है, उसको नंबर ऑफ टर्न्स में क्या किया है, वाउंड किया है अराउंड द नॉन कंडक्टिंग रॉड। वैसे ये रॉड नहीं रहा बच्चों तो भी चलेगा, मतलब क्या, बहुत सारे लूप्स, एक्चुअली देखो ये हेलिकल स्प्रिंग के जैसा आपको दिख रहा है, तो एक हेलिकल स्प्रिंग है, उसके बहुत सारे कॉइल्स बनाए हैं,
ये 1 कॉइल, ये 2 कॉइल, ये 3 कॉइल, 4 5 6। अगर ये रॉड नहीं भी रहा तो भी कोई जस्ट सपोर्ट के लिए वो रॉड हमने रखा है। वैसे कुछ रॉड का बहुत बड़ा इंटेंशन नहीं है, बट यहाँ पे क्या किया होता है कि ये एक रॉड है, उस रॉड को हमने बहुत सारी कॉइल को वाउंड किया और उसके अंदर से हम लोग क्या पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि इसमें से करंट पास किया गया और करंट पास करने के बाद ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि उसको फ्रीली सस्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब सस्पेंड किया तो ऑब्जर्व किया गया कि वो नॉर्थ साउथ पोल के वहाँ पे जाके रुक जाती है, मतलब स्टेबल होती है नॉर्थ साउथ पोल में ये कॉइल। इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है, ये ऑब्जर्व किया गया। इसीलिए हम लोग इसको सोलेनॉइड को मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब देखो क्या किया, मान लो एक रॉड लिया, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, देखो फिर मैं इसका डेफिनेशन आपको एंड में लिख के दूंगी। एक रॉड लिया, मान लो इस रॉड को, ये रॉड लिया, इस रॉड को क्या किया, ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स, मतलब एक कॉपर वायर लिया, उस कॉपर वायर से उसको ऐसे वाउंड किया, नंबर ऑफ टर्न्स में, नंबर ऑफ टर्न्स बनाई उसकी, ओके। और यहाँ से एक बैटरी लगाई और बैटरी में से करंट पास किया, मतलब यहाँ से करंट पास हुआ। देखो यहाँ से जब करंट पास होगा तो ये करंट यहाँ से जाएगा, पीछे से है ये कॉइल, पीछे से जाएगा और यहाँ नीचे से जाके वापस अंदर से पास होगा, वापस पीछे से जाएगा, वापस पीछे से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये स्ट्रक्चर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो है ना नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जाके रुक जाता है, ओके। और अगर ये भी ऑब्जर्व किया गया, अगर मान लो इसका पोलैरिटी चेंज कर दिया जाए, मतलब इसका पोलैरिटी पहले यहाँ पॉजिटिव था अब निगेटिव कर दिया जाए, तो ये जो कॉइल है वो पहले ऐसा था, फिर ये पूरा 180 डिग्री रोटेट होके ऐसे स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे एक साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और इसी मैग्नेटिक फील्ड को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, ओके। सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या है, इस स्ट्रक्चर का पहले आप डायग्राम निकालो, फिर मैं आपको सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिख के देती हूँ एंड इसी का फॉर्मूला आज हम लोग यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं बच्चों, ओके। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। सोलेनॉइड देखो क्या है, अ सोलेनॉइड, कभी कभी आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड, बच्चों ये वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए, ये जो वायर है ये इंसुलेटेड होनी चाहिए, लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर आर क्लोजली wound on a hollow cylindrical plastic tube closely wound on a hollow cylindrical plastic tube in the form of helix, हेलिक्स मतलब ऐसे कॉइल बन रही है ना वैसे, ठीक है। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉपर वायर है जिसको हमने एक लॉन्ग ग्लास प्लास्टिक के रॉड या ट्यूब पे क्या किया है, वाउंड किया है नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में, तो इसको कहा जाता है सोलेनॉइड। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड बताती हूँ मैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मान लो आप ऊपर से इसको देख रहे हो तो आपको ऐसे फील होगा कि ये जो वायर है यहाँ करंट ऐसे ऊपर आ रहा है और यहाँ करंट ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट डॉट दिखेगा, ऊपर आता हुआ करंट कैसे दिखता है, डॉट दिखता है, तो यहाँ करंट डॉट दिखेगा, ऊपर आता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे करंट क्रॉस दिखेगा, मतलब नीचे जाता हुआ दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें यहाँ आइडेंटिफाई करनी है।
यहाँ आप रट तो लोगे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ करंट नीचे जा रहा है, यहाँ इनवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है, तो मुझे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी वो भी निकालना है, यहाँ पे क्या रहेगी वो भी निकालना है। तो मुझे तो इनसाइड की ज़रूरत है वैसे, बट मैं सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले इसके लिए देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। करंट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड, तो मैंने थंब को डाउनवर्ड किया, और मैग्नेटिक कर्ल फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं? इधर। सबके लिए देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर, मतलब अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? इधर। तो यहाँ नंबर ऑफ लाइंस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? इधर। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी बार। यहाँ पे देखो, यहाँ करंट कहाँ? ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस साइड में, यहाँ इस साइड में, यहाँ इस साइड में, मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? इधर, यहाँ इस साइड में, यहाँ इस साइड में, क्योंकि देखो करंट ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, कर्ल फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं? इधर, तो ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, ठीक है। सेम अब नीचे देखते हैं, करंट कहाँ जा रहा है? इनवर्ड, करंट कहाँ जा रहा है? इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? इधर, या इस साइड में, करंट जाएगा इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, ठीक है। मतलब ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा बच्चों, देखो यहाँ इस साइड में। इसका मतलब ये पोल कौन सा है? ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होती है, एंड इनसाइड कहाँ होती है बच्चों? इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। एक क्लोज पाथ फॉर्म होता है, आपको पता है ना। तो यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ कुछ लाइन्स ऐसे बाहर निकल रही है, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ कुछ लाइन्स ऐसे बाहर। तो समझ में आया सबको? यहाँ पे समझ में आए? देखो सॉरी, यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट पास होगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी आउटवर्ड, इनवर्ड है, आई एम सो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक सॉरी करंट है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऐसे, ठीक है। तो डाउनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ है? इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, करंट इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, करंट इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ करंट आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और अंदर की साइड में करंट डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो कोई पूछेगा नहीं, बट याद रखो कैसे आता है ये हमें पता, क्योंकि है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर। तो इसकी बहुत बार बार वीडियो रिवाइंड करो और प्रैक्टिस कर लो, बार बार वीडियो रिवाइंड करो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी का यूज करके हम लोग अभी करेंगे ये डेरिवेशन, ठीक है। ये तो मैंने डायग्राम निकाल के दिया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ एक कॉइल दिखाई है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया ना, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड, यहाँ से ऐसे पास होती है एंड यहाँ से ऐसे पास होती है। इसी को डायग्राम को मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको है ना पूछा ही जाता है, वेरी वेरी IMP करो, 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ तो कुछ अलग ही डायग्राम दिख रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ भी उन्होंने क्या किया, फ्रंट व्यू लिया है ना। फ्रंट व्यू से मैंने आपको क्या बताया कि आने वाली जो कॉइल है, ये वाली, ये रॉड हमने लिया, इस रॉड के ऊपर ऐसी कॉइल है। तो अगर हमने फ्रंट से देखा, ऊपर से देखा, ऊपर से टॉप व्यू से, फ्रंट से नहीं टॉप व्यू से, टॉप व्यू से देखा तो यहाँ ऊपर आता हुआ करंट दिखेगा। तो डॉट 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 मतलब क्या है, ये ऊपर आती हुई कॉइल से ऐसे, और क्रॉस 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 का मतलब क्या है, अंदर जाता हुआ करंट है। तो ये ऊपर आता हुआ करंट है, डॉट मतलब, क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ करंट। तो ये हमने बस डॉट और क्रॉस में दिखाया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ सोलेनॉइड लिया है, तो हमने क्या किया, एक एम्पेरियन लूप यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इसको स्टेप बाय स्टेप में लिख के देती हूँ, आप लोग ऐसे ही डेरिवेशन लिखोगे एग्जाम में। कंसीडर a long solenoid as shown in figure, okay. Second point,
द डॉट डिनोट्स, यहाँ पे देखो, द डॉट डिनोट्स current flowing inside the plane and cross denotes current flowing out of the plane, ओके। करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है एंड इनसाइड द प्लेन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। थर्ड पॉइंट में लिखो, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, along the axis है बच्चों, along the axis of an ideal solenoid inside, okay, magnetic field, to find the magnetic field consider a Amperian loop A B C D as shown in figure, ओके बच्चों। अभी यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या लिया है कि एम्पेरियन लूप जो है, एम्पेरियन लूप मतलब ये जो अभी सोलेनॉइड में, मतलब एम्पेरियन लॉ तो हम लोग यूज करेंगे बच्चों, लेकिन यहाँ कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं हम लोग। पहला अजम्पशन हम क्या लेके चलते हैं कि इसके आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कितनी कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी कंसिडर की है, 0। तो यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने एम्पियर्स लॉ यूज किया, तो हमें क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई। यहाँ टोटल करंट रहेगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स भी है उसका भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन किसकी वजह से है, देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, तो इन सब का मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ा है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी बार डॉट डी एल बार में मुझे लेना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी बी बार डॉट डी एल बार, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C to D B bar dot DL bar, plus इंटीग्रेशन ऑफ D to A B bar dot DL bar इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई, ओके। अब देखो बच्चों, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो A to B सबका एंगल भी तो निकालना है। तो देखो A to B मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड बी बार जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, हमने देखा इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और हमारा करंट भी मतलब ये लूप भी कहाँ ट्रेस कर रहा है, डीएल भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब फॉर ए टू बी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फॉर ए टू बी बी बार एंड डीएल बार are in same direction, okay, same direction। therefore दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, एंड cos 0 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो हमारा पहला इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल कॉस 0, मतलब मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल, ओके। ये मुझे पहला इंटीग्रेशन मिला। अब बात करते हैं बी टू सी की। बच्चों देखो बी टू सी के लिए इसको ना मैं नाम दे देती हूँ, ये फोर्थ पॉइंट जो है ना, इस फोर्थ पॉइंट का ये ए पॉइंट लेते हैं हम लोग। अब मैं बोलती हूँ बी पॉइंट। इंटीग्रेशन बी टू सी देखो, फॉर बी टू सी
देखो बच्चों बी बार इधर जा रहा है और ये लाइन इधर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि आपका डीएल बार वेक्टर ऊपर है और बी बार का इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल बी बार एंड डीएल बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर perpendicular to each other. Therefore theta is equal to 90 डिग्री एंड cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो बच्चों सेकेंड इंटीग्रेशन बन गया 0। यहाँ पे लिखते हैं therefore इंटीग्रेशन b to c b बार डॉट dl bar is equal to integration b to c b dl cos 90 is equal to बनेगा 0। ठीक है, सेम देखो b to c हो गया, अब c to d आउटसाइड है बच्चों, और हमने अजम्पशन लिया है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ऐसे हम लोग मान के चलने वाले, क्योंकि देखो बाहर की डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी साइड से इस डायरेक्शन में है, मतलब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके बारे में सोचूं तो इसकी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे ही नहीं, बस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले। वैसे भी देखा जाए तो देखो इसकी वजह से कहाँ थी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है 0, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, मतलब आउटसाइड, थर्ड सी पॉइंट लिखो इसका, इंटीग्रेशन सी टू डी बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या है 0, बिकॉज आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 for solenoid, ओके। उसके बाद है डी पॉइंट, डी देखो क्या है यहाँ पे D to A। अब ये भी देखो बच्चों, ये भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही आ रहा है, मतलब ये भी 0, अरे वाह सब कुछ 0 हो गया। फॉर D to A B bar and DL bar are perpendicular, then theta is equal to 90 डिग्री and cos 90 की वैल्यू है 0। Therefore integration D to A B bar dot DL bar is also 0, that is also equal to 0। तो बच्चों सब कुछ 0 हो गया। अब बात करते हैं वापस हमारा वही इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन अब लेते हैं हम लोग वापस। ये देखो यहाँ बस इतना ही बचेगा, वो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, तो वो मैं ले लेती हूँ। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ही बचा, बाकी सब कुछ 0। बी डी एल इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट आई, बाकी सब कुछ 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ ए टू बी, बी में कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लेती हूँ, ए टू बी डी एल कितना आएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डी एल सोचो कितना आएगा, डी एल मतलब क्या बच्चों, इसकी लेंथ, ये टोटल की लेंथ ये कितनी होगी, टोटल लेंथ हम लोग कितनी मान के चलेंगे एल। तो इससे बहुत सारे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल मैंने इंटीग्रेट किए, तो मुझे क्या मिलने वाली है, टोटल लेंथ एल मिलने वाली है। और इसकी रेडियस जो है वो हम कितनी मान के चलेंगे, यहाँ से आर, कैपिटल आर मान के चलेंगे। तो सभी डी एल अगर मैं कंबाइन करती हूँ बच्चों, तो मुझे ये कैपिटल एल मिलता है, मतलब बी इंटू एल मुझे मिलेगा कितना, म्यू नॉट आई। इसको नाम देके रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी तक हमारा फॉर्मूला नहीं आया। अब हम लोग यहाँ टोटल करंट निकालेंगे, कैसे देखो, यहाँ पे कितना पॉइंट नंबर 4 था ना, ये 4 चल रहा था, अभी 5 पॉइंट देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे हम लोग करंट आई के लिए नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हर एक कॉइल में से करंट पास हो रहा है, तो टोटल करंट के लिए मुझे सबकी एडिशन करनी होगी। तो n इज इक्वल टू क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग लेने वाले हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n इज इक्वल टू n अपॉन l। बच्चों बोर्ड को भूख लगी है, वो वर्ड्स खा रहा है ना, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, n इंटू l। अब मान लो यहाँ n में से I जितना करंट, मान लो एक कॉइल मैंने लिया, एक कॉइल में से मान लो I जितना करंट पास हो रहा है, तो 2 कॉइल में से कितना होगा 2I, 3 कॉइल में से कितना होगा 3I, ऐसे n कॉइल्स में से कितना करंट पास होगा NI, है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में से कितना करंट पास होगा NI इज इक्वल टू क्या मिलेगा NLI। ये मेरा क्या है, दिस इज टोटल करंट। ये क्या है, टोटल करंट। मतलब मुझे क्या करना है, इस I को अभी रिप्लेस करना है, तो क्या बनेगा देखो, therefore इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा इक्वेशन, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, और यहाँ I की जगह पे हम लिखेंगे NLI। तो बच्चों ये L यहाँ पे कैंसल, तो कितना होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऐसे डिराइव करते हैं। तो बच्चों एज इट इज़, ये जो है ना एज इट इज़ आप लोग लिखोगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं, 4 मार्क्स तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे। डायग्राम निकालनी है, लेकिन डायग्राम का यूज़ करके आप लोग एज इट इज़ इसको नोट डाउन करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख के देती हूँ, देखो रियल सोलेनॉइड के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बस अंदर के पॉइंट्स के लिए ही वैलिड है, मतलब अंदर के पॉइंट्स के लिए ही वो एप्लीकेबल होती है, आउटसाइड उसके एंड में वो अप्लाई नहीं होती। मतलब आप लोग यहाँ नोट लिख सकते हो, मैं आपको नोट लिख के देती हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ट्रू फॉर in the middle points of the solenoid only, not at the end of solenoid। तो ये नोट लिखो बच्चों, नोट फॉर रियलिस्टिक सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड में ये हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिक सोलेनॉइड में, फॉर रियलिस्टिक सोलेनॉइड दिस फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI is applicable, और ट्रू बोलो, ट्रू इज ट्रू in the middle points, ट्रू इन द नहीं, ट्रू फॉर ऐसे लिखो, ट्रू फॉर द middle points of the solenoid not at the end of solenoid, very important, not at the end of solenoid। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये हमारा सोलेनॉइड का टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके बच्चों, अभी इसी का यूज करके हम लोग अभी फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। एक सेकेंड ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड अभी फाइंड करेंगे। टोरॉइड आपको पता है क्या होता है, आपने कभी देखा है टोरॉइड कैसे होता है? ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको दिखाती हूँ टोरॉइड कैसे होता है। ये देखो, ये होता है टोरॉइड। बच्चों टोरॉइड क्या है, एक सोलेनॉइड ही है, बस उस सोलेनॉइड को हमने क्या किया, जो रॉड हमने स्ट्रेट लिया था ना उसको अभी बेंड कर दिया सर्कुलर शेप में। मतलब अ सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ बेंट इन अ सर्कल कॉल्ड एज टोरॉइड, बस उसी को हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। बस यही डेफिनेशन हो जाती है टोरॉइड की। क्या डेफिनेशन है, लिखो, टोरॉइड इज अ solenoid of finite length
solenoid of finite length bent in a hollow circular tube. बच्चों इसी का यूज करके ये भी क्या करेगा, देखो ये भी करंट, देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मान लो मैंने एक हॉलो सर्कुलर ट्यूब लिया ऐसा, एंड इस हॉलो सर्कुलर ट्यूब को एक वायर ऐसे वाउंड किया, यहाँ पे ऐसे वायर वाउंड किया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स, वायर की ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या किया, वाउंड किया। ठीक से समझ लो बच्चों, ओके। और यहाँ से मान लो इस पॉइंट से हमने करंट पास किया और इस पॉइंट से करंट मैंने ऐसे पास किया, तो ये करंट पास होके यहाँ से पास होगा बच्चों, करंट ऐसे पास होगा, ऐसे पास होगा, मतलब आप कहाँ से करंट पास करते हो डिपेंड्स ऑन दैट, और यहाँ से बाहर निकलेगा। जहाँ करंट एंटर हुआ था यहाँ पास होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद करंट ऐसे पास होगा। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, देखो अब यहाँ आपके बुक में है ना उल्टा दिया है, मतलब उन्होंने करंट पास की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट दी है। यहाँ से करंट पास किया है, मतलब ऐसे पास किया है, और यहाँ आउटवर्ड करंट दिखाया है। यहाँ करंट कौन सा रहेगा, आउटवर्ड। अगर आप ऊपर से देखोगे तो करंट ऐसे ऊपर आता हुआ दिखा। एक काम करती हूँ, डायरेक्शन ही चेंज कर देती हूँ, नहीं तो आपको वापस लगेगा कि मैम ने उल्टा बताया, टेक्स्ट बुक में उल्टा दिया है। कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है ना वैसे ही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक हॉलो सिलेंडर लिया, ठीक है, ये सिलेंडर लिया और इसको हमने कुछ यहाँ से मान लो ऐसे करंट पास किया, यहाँ से करंट पास किया मान लो, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं ठीक से ड्रॉ करती हूँ बच्चों। यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कुछ ऐसे, ऐसे कॉइल जाएगी, अंदर से जाएगी और बाहर से आएगी ना। उन्होंने वाइंडिंग कैसे दिखाया है, ऐसे दिखाया है, राइट, ऐसे दिखाया है। आपके बुक में जो है ना सेम वैसे ही ड्रॉ करती हूँ मैं, क्योंकि है ना मैं करंट उल्टा दिखाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखो उन्होंने एक्चुअली उल्टा दिखाया है, आपके बुक में उल्टा दिखाया है। ऐसे यहाँ से वाइंडिंग जाएगी ऐसे, ठीक है, यहाँ से वाइंडिंग ऐसे जाएगी, यहाँ से वाइंडिंग ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे वाइंडिंग कुछ ऐसे जाएगी, है ना। तो यहाँ पे करंट जो है, यहाँ करंट जो है, करंट आपको ऐसे ऊपर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर करंट ऊपर आएगा तो बच्चों यहाँ से पास होगा, ऐसे ऐसे पास होगा, देखो करंट ऐसे 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 पास होना चाहिए करंट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे बाहर निकलेगा करंट, और यहाँ से मान लो मैंने एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद करंट हमें यहाँ से ऐसे दिखेगा, सेम यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करंट। मतलब क्या कि बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ करंट ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहाँ ऐसे डॉट रहेगा बाहर की डायरेक्शन में, और अंदर की डायरेक्शन में क्रॉस रहेगा। अंदर की डायरेक्शन में अंदर जाता हुआ करंट, बाहर की डायरेक्शन से बाहर आता हुआ करंट, अपवर्ड एंड इनवर्ड ऐसे करंट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इनसाइड की बात करें, मान लो टोरॉइड के, इन टोरॉइड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मतलब बी इनसाइड। बी इनसाइड क्या रहेगा, देखो बी इनसाइड मतलब यहाँ मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा और इस पॉइंट को कट करता हुआ लूप हम लोग ट्रेस करेंगे। तो बच्चों इनसाइड में तो कोई कंडक्टर नहीं है, कोई भी कॉइल नहीं है, मतलब यहाँ कंडक्टर ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी भी नहीं। इसका मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। सेम आउटसाइड में भी देखो, आउटसाइड में मैंने ये एक पॉइंट लिया और आपको पूछा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको कट करता हुआ एक लूप ट्रेस करोगे कुछ ऐसा। तो कट करता हुआ लूप जब हमने ट्रेस किया तो आप बोलोगे अभी बहुत सारे कंडक्टर है मैम, यहाँ पे कंडक्टर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों। लेकिन मैं आपको बोलूँ यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहेगी। कैसे, देखो अगर मैं एक कॉइल लूँ, ये कॉइल लूँ, तो इस कॉइल का मैग्नेट करंट जो है वो बाहर आता हुआ है और इस कॉइल का करंट अंदर जाता हुआ। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ फॉर्मूला क्या है हमारा कि यहाँ पे म्यू नॉट आई इनसाइड होता है, और आई इनसाइड हम लोग क्या लेते हैं, प्लस I1 माइनस I2, मतलब अंदर जाता हुआ करंट हम प्लस लेंगे तो बाहर आता हुआ माइनस हो जाएगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
प्लस I1 माइनस I2 एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और हमें करंट मिलेगा 0। इसका मतलब अंदर की डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी 0, बाहर की डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी 0। मतलब आउटसाइड इनसाइड टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0 होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेती हूँ इस एक्सिस पे, तो ये होता है एक्सिस ऑफ टोरॉइड, ये एक्सिस ऑफ टोरॉइड पे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कैसे देखो, अगर मैं ये लूँ कौन सा बाहर का करंट कहाँ है बाहर की डायरेक्शन में आउटवर्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी अंदर, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी बी बार। इसकी मान लो ऐसा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में, दोनों की सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब दोनों के वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कहाँ अलोंग द एक्सिस, और वही मैग्नेटिक फील्ड अभी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यही हमारा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस, मतलब ये अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो बच्चों बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले लिखो टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड bent in a hollow circular loop. Toroid is a solenoid bent in a hollow circular loop. Okay. सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, टोरॉइड जो है यहाँ पे देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो ले लेते हैं, DL बार क्या है वो ले लेते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब let us consider B bar is a magnetic field along the axis of a toroid, okay, due to करंट I। तो एम्पियर्स लॉ यूज करो बच्चों, क्या है, यूजिंग एम्पियर्स लॉ हमें कैलकुलेट करना है, यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट आई। बच्चों आई लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है तो मुझे म्यू नॉट एन आई लेना पड़ेगा, तो मैं क्या लूँगी म्यू नॉट एन आई। ओके, ऐसे मुझे लेना पड़ेगा। वेयर इसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट इन द कॉइल, म्यू नॉट क्या है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, permeability of free space, and DL बार क्या है बच्चों स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑन एक्सिस, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑन द एक्सिस। अब इसी को सॉल्व करते, बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन, ऑन द एक्सिस एज इट इज लिखो बच्चों। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्लोज इंटीग्रेशन लिया है ये में डीएल बार, लेकिन पहले उसके पहले हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट बी बार एंड डीएल बार, देखो बी बार भी इधर है डीएल बार भी मैं इधर ही लेने वाली हूँ, तो बी बार एंड डीएल बार आर अलोंग द सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन पे हैं, अलोंग द सेम लाइन। अगर ये दोनों एक ही लाइन पे हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो ये मुझे इंटीग्रेशन देखो क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0, मतलब मुझे मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल।
ठीक है। अब इसी का यूज करके हम लोग आगे डिराइव कर सकते हैं। म्यू नॉट एन आई इक्वेट कर दो उसके साथ एंड बस उसका डीएल का इंटीग्रेशन ले लो, फॉर्मूला आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये बी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लो, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बच्चों सभी डीएल डीएल मैंने कनेक्ट किए, यहाँ पे बहुत सारे डीएल है, मैंने सबको कनेक्ट किया, सभी डीएल को कनेक्ट किया, तो एक पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस बनेगा। इसका मतलब ये सभी डीएल को अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो कि है हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बच्चों b इज इक्वल टू क्या मिलता है, म्यू नॉट एन आई, ये 2 पाई आई अगर उस साइड शिफ्ट करूँगी तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा, और यही क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a toroid के एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसका फॉर्मूला है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज़ लिखना है, ये भी बहुत बार 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एज इट इज़ लिखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये भी स्क्रीनशॉट निकाल के लिखना है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 2 फॉर्मूलेज लर्न किए हमने, है ना, एक सोलेनॉइड का एक टोरॉइड का, तो दोनों का यूज करके अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर and 5 centimeter in diameter has winding of 1000 turns and carries a current of 5 ampere। बच्चों देखो लेंथ दी है पाई मीटर, डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर एंड एन दिया है 1000। गिवन लिख लो, पहले सॉल्व करेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, इसके ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है। गिवन देखो सबसे पहले दिया है लेंथ, एल कितना दिया है, पाई मीटर, देन सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा बच्चों 5 इंटू 10⁻² मीटर। वैसे भी डायमीटर की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स दी है, मतलब कैपिटल एन दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया तो स्मॉल एन लिखना है, नंबर ऑफ टर्न्स दी है तो 1000 लिखना है, तो ये बनेगा 1000 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ आई कितना है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस, हमें निकालना है बी, कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो बी निकालने के लिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ बी इज इक्वल टू कितना है, बी म्यू नॉट हमें पता है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बच्चों एन होता है, एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये होगा एन डिवाइड बाय एल इंटू आई। सभी वैल्यूज पुट कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन कितना है 1000 डिवाइड बाय एल कितना है पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ये पाई कैंसल, 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁷ है और ये 10⁻³ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करती हूँ +3, तो कितना बनेगा बच्चों 2 इंटू, यहाँ पे देखो 20 इंटू, पहले इसको कैलकुलेट कर लो, -7 + 3 बनेगा -4, और अगर मैं ये 2 लिखती हूँ तो ये 1 इधर जाएगा, मतलब -4 + 1 बनेगा, तो B इज इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये मुझे मिलता है मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यस इट इज़ करेक्ट। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही सिंपल सवाल था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन, अभी ये किससे रिलेटेड है बच्चों, टोरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, टोरॉइड।
कितनी टर्न्स दी है, यहाँ पे भी 1000 टर्न्स दी है। और टोराइड ऑफ नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, आर देख के रखा है 10 सेंटीमीटर, हैज 1000 टर्न्स ऑफ वायर। आप लोग खुद पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों, आ जाएगा आपको, करो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10⁻², टेस्ला along its axis, how much current is required to pass through the wire? मतलब हमें यहाँ पे बच्चों क्या निकालना है, I निकालना है, करंट कितना पास होगा ये हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है टोरॉइड की, और उसका यूज करके हमें करंट कितना पास होगा वो निकालना है। सिंपल है, म्यू नॉट NI का फॉर्मूला यूज करके ही निकालो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है, अभी इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, म्यू नॉट NI डिवाइड बाय 2πr होता है ना। तो अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं लेंथ से, तो मुझे NI का यूज करके I निकालते आएगा, जरूरत नहीं है कि वही फॉर्मूला लेना है, उसी को यूज करके सॉल्व करना है। डायरेक्टली आप म्यू नॉट NI का फॉर्मूला यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, गिवन देखो क्या दिया है, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10⁻² मीटर। एन कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 1000, इसको 10⁻³ लिख लो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है बी, कितनी दी है 5 into 10⁻² एंड टेस्ला, है ना। हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड, आई निकालना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, म्यू नॉट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 4π into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फॉर्मूला देखो, टोरॉइड का फॉर्मूला बी म्यू नॉट NI अपॉन 2πr, सभी वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास सभी वैल्यूज है। देखो म्यू नॉट है 4π into 10⁻⁷, n कितना दिया है 1000, मतलब 10⁻³ आएगा, 1000 को हम 10⁻³ लिखेंगे। I निकालना है, फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2π इंटू रेडियस दी है 10⁻² + 1 बच्चों, -2 + 1 बनता है -1, तो ये बनेगा 10⁻⁻1, डायरेक्टली पुट करो, शॉर्ट करते आए उतना कर लो, पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 2 4, यहीं पे b की वैल्यू है 5 into 10⁻²। अब मैं क्या करती हूँ, 2 इंटू ये देखो 10⁻⁷ + 3, -7 + 3, ये -1 ऊपर जाके बनेगा +1, और ये आई ही निकालना है। तो ये बनता है बच्चों 5 into 10⁻² इज इक्वल टू 2 इंटू -7 + 3 -4, -4 + 1 -3 इंटू आई। इसको इधर शिफ्ट करो, इस साइड आके ये डिवाइड होगा, है ना। 5 into 10⁻² डिवाइड बाय 2 into 10⁻3, 2 2 = 4, 2 5 = 10, I इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² एज इट इज, और ये +3 जाएगा ऊपर, तो I इज इक्वल टू बनेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो ये मुझे मिलता है 25 एम्पियर। लेट मी चेक द आंसर बच्चों, यस इट इज करेक्ट, 25 एम्पियर। आपको एक बात बताऊँ, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI का यूज करके, n की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट NI डिवाइड बाय L लेंथ देके रखी है क्या, नहीं L नहीं दिया है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती, ठीक है कोई बात नहीं, डायरेक्टली इसका यूज करके कर लो, नो प्रॉब्लम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। सभी वीडियो, सभी टॉपिक्स मैंने बहुत डिटेल में लिए हैं, सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं बच्चों। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की और भी प्रैक्टिस करो, मैं तो सॉल्व करके दूंगी ही, लेकिन आप लोगों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हो सके तो जल्दी से मैं सिलेबस कवर करना चाहती हूँ इसलिए, लेकिन अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल्स भी और भी वीडियोस बना के अपलोड कर सकती थी, बट मुझे सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, उसके बाद में आगे के वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा के वीडियोस बनाऊंगी बच्चों, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस पे फोकस करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए आप कमेंट करते रहो, मैं बना के अपलोड करती चलूंगी। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।